नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। मैं हूं अर्चना तिवारी। आज दुनिया के सभी देश एक साथ मिलकर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे पर बात कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा ऐसा है जिसने सबको एकजुट होकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। धरती के बढ़ते तापमान को रोकने और मौसम में हो रहे खतरनाक परिवर्तन को रोकने की दिशा में दुनिया का पहला समझौता हो चुका है। ऐसे में देश के विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए हम अक्षय ऊर्जा पर निर्भर हैं। तो अक्षय ऊर्जा में आज हम बात करेंगे सौर ऊर्जा के बारे में। और बातचीत करने के लिए स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी कुमार मौजूद हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। साथ ही हमारे साथ सुमन सिन्हा जी मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन एंड CEO हैं रिन्यू पावर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले कि हम अपने खास मेहमानों से करें बातचीत, आइए सबसे पहले देखते हैं सौर ऊर्जा पर बनी ये छोटी सी कहानी। धुआं उगलती चिमनियां, भीमकाय विद्युत संयंत्र, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण। बात यही नहीं थमती। जनसंख्या की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएं, घटते पारंपरिक स्रोतों को थामते अपारंपरिक यानी अक्षय ऊर्जा स्रोत आज सभी समस्याओं का जवाब बनकर आए हैं। इस लड़ी की सबसे मजबूत कड़ी है सौर ऊर्जा यानी स्वच्छ ऊर्जा। इससे खेत खलिहान की ऊर्जा मांग पूरी होगी तो पगडंडियां भी रोशन होंगी। मैदानी क्षेत्रों में जल की कलकल यानी सिंचाई की मांग पूरी होगी तो भीमकाय पर्वत श्रृंखलाओं पर पनपते बाग, सीढ़ीनुमा खेत, सुदूर सीमावर्ती चौकसी भी सौर ऊर्जा के दम पर होगी। ऐसी ऊर्जा जो ना कभी समाप्त होगी, फिर पनपेगी, यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की पुष्टि करेगी। मंत्रालय का मूल मंत्र लेकर आगे बढ़ती ऐसी ही संस्था है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 20 सितंबर 2011 को स्थापित ये संस्था सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पूरी तरह से समर्पित है। मंत्रालय के जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन को पूरी तरह से स्थापित करना और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नए नए लक्ष्य स्थापित करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। यही नहीं, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकों का विकास और उन्हें हर परियोजना से जोड़कर आगे बढ़ाना संस्था अपना पहला कर्तव्य मानती है। बात यही नहीं रुक जाती। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा देश भर में बड़े पैमाने पर सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जहां एक और कॉर्पोरेशन शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा आवश्यकता पूरी करने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विस्तार दे रही है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऊर्जा की उजली किरणें जा पहुंची हैं। सोलर पैनल की बात चलती है तो उन स्थानों को देखा जाता है जहां सौर ऊर्जा सीधी आए। ऐसे में सोलर रूफटॉप अपना अलग ही महत्व लेकर सामने आते हैं। कॉर्पोरेशन ने इस बात को समझा और उनके विकास व संचालन में मददगार बनी। कहना ना होगा कि कॉर्पोरेशन सौर ऊर्जा से जुड़ी महत्वपूर्ण व जनोपयोगी परियोजनाओं को सफल करने के पीछे अपना योगदान देती है। आज के दौर में सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई छोटी बड़ी कई निजी कंपनियां हैं जो उपभोक्ता की ऊर्जा मांग को सहज ही पूरा कर रही हैं। बिना शक कहा जा सकता है कि आज देश के विस्तार और प्रगति के पीछे सौर ऊर्जा का प्रमुख हाथ है। इससे जुड़ी हुई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं सामने आकर ऊर्जा उपलब्धता बढ़ा रही हैं। ये इस देश का गौरव है, सौभाग्य है कि यहाँ सौर ऊर्जा अपार मात्रा में उपलब्ध है। जरूरत है तो इसके सही दोहन की। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रयास इस दिशा में जन जन हितकारी हैं और बिखरती सौर ऊर्जा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो सौर ऊर्जा पर बनी इस छोटी सी कहानी से काफी कुछ जानकारियां आपको हासिल हुई होंगी। अब बातचीत करते हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे खास मेहमानों से। अश्विनी सर, पहला सवाल आपसे ये कि 2022 तक कितना उत्पादन का लक्ष्य है और कितना बड़ा आप इस लक्ष्य को मानते हैं? भारत सरकार ने तो एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम सौर ऊर्जा के ऊपर बनाया है और इसमें 2022 तक हम 1 लाख मेगावाट की बढ़ोतरी एनर्जी जनरेशन में करना चाहते हैं सोलर के द्वारा, सौर ऊर्जा के द्वारा। और हमें उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन हम इसको ज़रूर अचीव
कर लेंगे। सुमन सर, इतना बड़ा लक्ष्य है और उसकी तुलना में जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको आप कितना प्रभावी मानते हैं? देखिए, काफ़ी हद तक ये पूरा प्रोग्राम गवर्नमेंट के एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। 1 लाख मेगावाट का टारगेट है, जैसे डॉक्टर अश्विनी ने बताया है अभी। उसमें से 60,000 मेगावाट टारगेट है ग्राउंड माउंटेड, मतलब यूटिलिटी स्केल, दूर दराज इलाके में बड़े सोलर फार्म्स के ज़रिए, और 40,000 मेगावाट है रूफटॉप स्कीम्स या डिस्ट्रीब्यूटेड स्कीम्स के तहत। और इन दोनों में कॉस्ट तो कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको कैसे डिज़ाइन करें, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, इसमें सरकार का MNRE का बहुत बड़ा हाथ है। डॉक्टर अश्विनी का सेकी के द्वारा भी काफ़ी बड़ा हाथ रहेगा इन सब प्रोग्राम्स में लेके। प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करने के लिए उनको इनकरेजमेंट देना होगा, प्रोत्साहन देना पड़ेगा। अश्विनी सर, इतना बड़ा लक्ष्य है क्योंकि तो चुनौतियाँ भी काफ़ी सारी हैं, तो किस तरीके से इन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है और क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? सौर ऊर्जा को हम इस स्केल पर अचीव करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती पहले आती है कि ज़मीन मिले, क्योंकि सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट लगाने के लिए करीब करीब 1 मेगावाट के लिए 5 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होती है। और अगर हम 1 लाख मेगावाट की बात कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी बड़ी ज़मीन की आवश्यकता होगी। पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं। हमारे देश में बहुत सारी ज़मीन इस प्रकार की है रेगिस्तानी इलाकों में, जो कि और कोई उसका उपयोग नहीं हो सकता। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी बात आती है फाइनेंसिंग, कि हम जो ये करेंगे, बहुत सारे डेवलपर्स, जैसे अभी सिन्हा साहब ने बताया, जो प्राइवेट डेवलपर्स द्वारा ये कार्यक्रम सफल हो सकता है, होगा, तो उनको धन की आवश्यकता होगी और उस धन इतनी बड़ी मात्रा में हमारे देश में होना चाहिए। पर उसके लिए भी काफ़ी प्रयत्न हो रहे हैं और कुछ हमारे बैंक, अपने ही बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, वो तैयार हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। और बाहर के भी बहुत सारे इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो भी आगे आ रहे हैं इस तरह को सपोर्ट करने के लिए। जो बात अभी हम कर रहे हैं कि राज्यों में ज़मीन अधिग्रहण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस चैलेंज को आप किस तरह देखते हैं? एक तो ये है कि प्राइवेट डेवलपर खुद जाके ज़मीन को का बंदोबस्त करे। कई राज्य सरकारों के पास रेवेन्यू लैंड काफ़ी मात्रा में है, जैसे राजस्थान के जो डेजर्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारा लैंड अवेलेबल है और काफ़ी सारा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो लैंड मिलना मुझे लगता है इतना मुश्किल नहीं है, मिल सकता है, चाहे वो रेवेन्यू लैंड हो, चाहे प्राइवेट लैंड हो, फार्मर से जाकर ख़रीदना पड़े अगर, वो भी कर सकते हैं हम लोग। टाइम भी है 7 साल में, तो इतना, और काफ़ी सारे अगर डेवलपर्स इस एफर्ट में लग जाएं तो मुझे लगता है कि लैंड मिल सकती है। इशू ये रहेगा इवैक्यूएशन का, पावर इवैक्यूएशन का, क्योंकि अगर आप सब अपना जितने सारे आपके इंस्टॉलेशन हैं सब एक जगह पे खड़े कर दें तो वहाँ से पावर को निकालना और दूसरी जगह ले जाना, उसमें काफ़ी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि सोलर का जो यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि सोलर का जो जनरेशन होता है वो केवल 20-25% होता है, इसलिए जो जनरेशन, जो ट्रांसमिशन जो बनाना पड़ता है उसका इतना अच्छा उपयोग नहीं हो पाता है। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि जैसे जैसे ग्रिड में सोलर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सोलर का जनरेशन दिन में होता है फिर रात में ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमको उसके साथ साथ कई सारे और जो जनरेशन रिजर्व्स हैं उसकी ज़रूरत रहेगी। तो ये सब जो एक ग्रिड मैनेजमेंट और ग्रिड प्लानिंग करने की जो एक ज़रूरत है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। और मुझे लगता है कि सरकार का प्लान है, काम कर रही है उसके ऊपर, लेकिन जिस गति से वो काम होता है उस ट्रांसमिशन एरिया के ऊपर, अगर जनरेशन ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएगा तो फिर कोई कहीं कहीं कर्टेलमेंट के चांसेस हो सकते हैं, जो काफ़ी हद तक फाइनेंशियल रिटर्न्स को डिप्रेस कर देगा। तो ये भी एक एक्स्ट्रा इशू है जिसको देखना पड़ेगा लैंड के अलावा। जो आरपीओ ट्रांसमिशन को लेकर के भी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही हैं, उसका समाधान कैसे किया जा रहा है? ये सारे इश्यूज हैं, लैंड है, वहाँ पर इवैक्यूएशन सिस्टम है, पावर बाहर जानी चाहिए। तो सरकार ने इसके लिए एक सोलर पार्क स्कीम का भी इम्प्लीमेंट करने के लिए निकाली है। उसमें सरकार लैंड को आइडेंटिफाई करती है, एक सोलर पार्क बनाया जाता है 1000 मेगावाट, 500 मेगावाट ऐसे करके, और वहीं से इवैक्यूएशन सिस्टम भी स्पेशल मैंडेट दिया गया है जो हमारी सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और वो साधारणतया तो 3 साल लगता है अगर नई लाइन डालनी हो, लेकिन उनको ऐसा मैंडेट दिया कि आप जल्दी इसको करो, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट आएंगे उसके साथ ही ट्रांसमिशन सिस्टम भी बन जाए। तो ये परियोजना में 20,000 मेगावाट तो सोलर पार्क के द्वारा ही आ सकता है, जिसमें करीब करीब 25 सोलर पार्क पूरे देश में विभिन्न प्रांतों में ऐसे गठित किए गए हैं। नाउ आरपीओ
वो एक बहुत ही बड़ा ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है कि सोलर के कॉस्ट कम होती जा रही है, रोज़ ही कम होती है। मतलब जब हमने सोलर मिशन शुरू किया 2010 में, अब 17 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट होती थी, जो आजकल अभी 5 रुपये के करीब आ गई है। वो तो कम है, लेकिन अभी भी अगर हम पुरानी सब एनर्जी कॉस्ट को देखें, उसके मुकाबले थोड़ी ये ज़्यादा होती है। थोड़ी इनफर्म पावर भी होती है, जैसा बताया सिन्हा साहब ने, दिन में ही होती है, रात में नहीं होगी या उसके लिए। तो इसके लिए फिर बायर्स होने चाहिए। जो बाइंग यूटिलिटी है, जो डिस्कॉम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो हमें सब घरों में बिजली देती है, उनको ख़रीदने के लिए थोड़ा लुभावना कोई ऑफ़र होने चाहिए उस, या थोड़ा सरकार की तरफ से मैंडेट होना चाहिए। तो सोलर आरपीओ उसके लिए एक बहुत बड़ा टूल है, जिसमें हम ये बताते हैं उनको कि आपको एक जितनी भी आप बिजली खरीदते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको सोलर का ही लेना पड़ेगा। तो वो एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है इस फेज़ में। जब आने वाले कुछ सालों में अगर सोलर की कॉस्ट ऐसी हो जाती है जो साधारण दूसरी बिजली कन्वेंशनल एनर्जी के बराबर होती है, तब शायद उसकी उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। आज की डेट में तो वो एक बहुत बड़ा माध्यम है, और सरकार इसके लिए पूरी सजग और कोशिश कर रही है कि उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन किया जाए। सिन्हा साहब, पेरिस में जो अभी समझौता हुआ है, उसके बाद से एक सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है। अब हम बहुत हद तक निर्भर हैं अक्षय ऊर्जा पर। तो आप कैसे देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर अभी काम करने की ज़रूरत है? जैसे हमने बात की, एक सौर ऊर्जा में तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे जैसे कॉस्ट कम होते चला जा रहा है उसका, वैसे वैसे और कंपेरेटिव हो रहा है जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर हैं उससे, और गवर्नमेंट की काफ़ी एक्टिव प्रोग्राम भी है। तो मुझे लगता है कि इसमें तो बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है ही। दूसरे अगर हम देखें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, तो वो विंड सबसे बड़ा माना जाएगा। विंड में अभी करीब 25-26 हज़ार मेगावाट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, काफ़ी हद तक मैच्योर मार्केट भी है। तो उसमें भी काफ़ी हमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कम से कम 25-30 हज़ार मेगावाट और लग सकता है। गवर्नमेंट का टारगेट भी है कि कम से कम 60 हज़ार मेगावाट, जब तक कि सोलर 1 लाख लगे तब तक विंड का टारगेट है 60 हज़ार मेगावाट का। तो वो वहाँ भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक ये है कि एक तो जैसे कॉस्ट कम होता चला जा रहा है, आरपीओ का इन्फोर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डॉक्टर अश्विनी ने बताया, आरपीओ से ही डिस्कॉम्स आज के दिन कुछ हद तक उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता है ये रिन्यूएबल एनर्जी खरीदने के लिए, और इसको इन्फोर्स करना स्टेट लेवल पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वहाँ से एक ड्राइवर आएगा रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड के लिए। और इसके बाद दूसरा चैलेंज जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है वो ये रहेगा कि जैसे जैसे रिन्यूएबल से कॉस्ट कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे विदेश में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, विकसित देश जो हैं, वो कोल और फॉसिल फ्यूल के ऊपर अपना यूसेज कम कर देंगे। और जैसे वो कम करेंगे, वैसे वैसे कोल का और जो फॉसिल फ्यूल हैं उनका दाम भी कम होता जाएगा। और जैसे जैसे उनका दाम कम होता जाएगा, वैसे वैसे रिन्यूएबल एनर्जी को एक जो कम्पीट कर रहे हैं अगेंस्ट कन्वेंशनल फ्यूल, उसका भी दाम कम होता चला जाएगा। तो कैसे ये प्ले आउट करेगा आगे जाके, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प रहेगा। लोग काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं अक्षय ऊर्जा की तरफ, खासतौर से सौर ऊर्जा की ओर, लेकिन अभी भी एक कहीं जानकारी का अभाव है कि अगर वो अपने घर में रूफटॉप लगाना चाहें, कहाँ से उसे प्राप्त करें, कैसे इसकी जानकारी मिल सकती है? इसके लिए मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा अच्छा माध्यम तो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है। उस पर काफ़ी डिटेल दिए होते हैं, और ये डिटेल दिए होते हैं कौन कौन से एम पैनल मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट, सेकी की वेबसाइट पर ये जानकारी भी होती है कि हमारी स्कीम में कौन से वेंडर से वो बात कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, बहुत सारे सिटी स्पेसिफिक या एक स्टेट स्पेसिफिक टेंडर्स करते हैं, उसमें रेट फिक्स हो जाता है, फिर उन रेट पर वो सिस्टम वहाँ लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा स्टेट्स ने भी अपनी अपनी वेबसाइट सबकी बनाई है, वहाँ से भी वो जानकारी मिल सकती है। सर, सौर ऊर्जा को उद्योगों से जोड़ने के क्या प्रयास हैं? जैसे डॉक्टर अश्विनी ने बताया, उनके कुछ ऐसे भी स्कीम्स हैं जहाँ पे आप इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कस्टमर्स के रूफटॉप पे या उनके जहाँ भी उनका प्रेमिसेस है वहाँ लगा सकते हैं। अलग से अगर आप देखें कि ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स का जो जितना दाम दे रहे हैं आज के दिन पावर के लिए, टिपिकली 5 रुपये से ज़्यादा देते हैं, 5 रुपये से 10 रुपये तक भी हो सकता है कई राज्यों में। तो ऐसे जो कस्टमर्स हैं, अगर इनके पास खाली अगर स्पेस हो, चाहे छत पे हो चाहे ग्राउंड पे हो, तो इन लोग के लिए काफ़ी हद तक आदमी रूफटॉप प्लांट या छोटा स्मॉल स्केल का प्लांट लगा सकता है,
क्योंकि स्मॉल स्केल प्लांट का करीब कॉस्ट आप समझ लीजिए करीब 7 रुपये 7.5 रुपये तक पड़ता है। तो अगर वो उससे ज़्यादा दे रहे हों तो उनके लिए ऐसे भी इकोनॉमिकली वायबल है कि एक रूफटॉप प्लांट लगा दें। तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो कस्टमर्स हैं इनके लिए मुझे लगता है काफ़ी जल्दी से एक चेंज होगा। और क्योंकि ये लोग का कंजम्पशन काफ़ी रहता है, इसलिए ये लोग पूरी तरह से रूफटॉप प्लांट के ऊपर ही रिलायंट नहीं रह सकते, इनको ग्रिड कनेक्टिविटी रहनी पड़ती है, लेकिन साथ साथ रूफटॉप प्लांट भी लगा सकते हैं ये लोग। तो मुझे लगता है काफ़ी इसका रोल आउट जल्दी होगा। बस एक इशू है नेट मीटरिंग पॉलिसीज़ का, जो अभी काफ़ी राज्यों में है, काफ़ी राज्यों में ठीक नहीं है। तो जब तक कि वो चेंज नहीं होगा तब तक मुश्किल लगी। और नेट मीटरिंग का मतलब केवल ये है कि अगर हमने एक समय ऐसा प्रोड्यूस, अगर जैसे दिन के 2 बजे या 3 बजे सोलर सन एकदम ऊपर है, हमने ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर दिया, उससे कंजम्पशन हमारा कम है उस समय, तो जो ओवरफ्लो पावर है उसको हम क्या करेंगे, तो उसको हम ग्रिड में फीड इन करते हैं। अगर हमें ग्रिड से कोई अगर उसके लिए प्राइस ना मिले या दाम ना मिले तो वो बर्बाद हो जाता है और उससे हमारा रिटर्न कम हो जाता है, घट जाता है। इसलिए ऐसा होना चाहिए ग्रिड का अरेंजमेंट कि ग्रिड उसको एक्सेप्ट करे और उसको फिर एक उसका वैल्यू दे कस्टमर को। तो जब तक कि वो पॉलिसीज़ ठीक नहीं होंगे तब तक ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मुझे लगता है इसका रूल आउट हो जाएगा। और अब बारी है स्टूडियो में मौजूद दर्शकों के सवालों की। तो आइए जानते हैं कि उनके जहन में क्या क्या सवाल हैं सौर ऊर्जा को लेकर। मेरे को घर में सोलर एनर्जी लगानी हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आप एक रूफटॉप सोलर की पॉलिसी है दिल्ली गवर्नमेंट की। दिल्ली गवर्नमेंट ये परमिट करती है कि आप नेट मीटरिंग कर पाएँ, और दिल्ली में सेकी ने भी टेंडर किए हैं। हमारे यहाँ भी आप अगर हमारी लोगों से मिलेंगे तो वो आपको बता सकते हैं कि किस वेंडर किस रेट पर आपके यहाँ सिस्टम लगा सकता है। सोलर एनर्जी में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, तो इसकी क्या संभावना है? देखिए, इसकी संभावना तो बहुत अच्छी है आज के दिन, क्योंकि जैसे हमने जिक्र किया था अर्लियर, सोलर में बहुत ग्रोथ होने वाला है। हर तरह की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत रहेगी इसमें। सोलर डिज़ाइन के लिए होगी ज़रूरत, कंस्ट्रक्शन के लोगों की होगी ज़रूरत, जो जाके लोग मार्केट करेंगे। जैसे ज्योति जी ने पूछा कि मेरे घर पे कौन अगर मुझे लगाना है तो उसके इस तरह की मार्केटिंग के लोगों की ज़रूरत होगी, घर घर पे जाके इंस्टॉल करने वाले लोगों की ज़रूरत होगी। तो काफ़ी मुझे लगता है इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत रहेगा और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे इस सेक्टर के अंदर। अक्षय ऊर्जा के महत्व को समझकर अब इस पर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। आइए देखते हैं अक्षय ऊर्जा की सफलता की कहानी। प्रकृति ने इस धरा को अनेकों प्रकार की नियामतों से बख्शा है, जिसका उपयोग हम पृथ्वीवासी कर रहे हैं। परंतु इसके साथ हम जाने अनजाने में इन प्राकृतिक स्रोतों का दोहन इस बेरहमी से कर रहे हैं कि इसका परिणाम अब हम लोगों के सामने आ रहा है। आज वनों के कटान से, जल स्रोतों के दोहन से पूरी पृथ्वी का वायुमंडल बुरी तरह से प्रदूषित हो गया है, जिसका प्रभाव हम देख रहे हैं। हमारे प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए हैं। आज के आधुनिक युग में पानी और बिजली सबसे अहम है। आइए हम इन साधनों का सीमित प्रयोग कर आने वाली नस्लों के लिए इन्हें सहेज कर रखें। इन साधनों के उपयोग और जरूरत के तौर पर आज हमारे सामने विकल्प के रूप में उभर कर आया स्रोत है अक्षय ऊर्जा, जिसका उपयोग हम भिन्न भिन्न प्रकार से कर सकते हैं। हिमाचल में हिम ऊर्जा के माध्यम से आज सौर ऊर्जा को प्रयोग के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। हिमाचल के जिला हमीरपुर और कांगड़ा में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। हिम ऊर्जा के माध्यम से लोगों को सब्सिडी पर इन संयंत्रों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमने पिछले 2 साल पहले हमने सोलर लाइट लगाई थी अपने घर पे। रात को जो है ये खुद ही ऑन हो जाती है, सूरज की रोशनी से ये चार्ज होती है और हमें रात को बाहर घर की बाहर की जो लाइटें हैं वो जलानी नहीं पड़ती हैं, और जिसके कारण हमारे जो है वो बिजली की खपत हो जाती है हमारे लिए।
तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इन संयंत्रों को स्थापित किया जा रहा है, जिसका उपयोग ये लोग स्ट्रीट लाइट के तौर पर घरों में पानी गर्म करने और खाना इत्यादि बनाने में कर रहे हैं। आइए हम सभी मिलजुल कर अक्षय ऊर्जा के उपयोग के लिए कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ें। और अब बारी है आपके लिए सवाल की। हमारा आज का सवाल है, आपको ये बताना है कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है। अपने सवाल का जवाब आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है अक्षय ऊर्जा, कमरा नंबर 622, दूरदर्शन भवन, टावर बी, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akshayoorja.ddk@gmail.com। तो अक्षय ऊर्जा में आज हमने काफ़ी कुछ जाना सौर ऊर्जा के बारे में। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो अक्षय ऊर्जा में आज का सफ़र बस इतना ही। हर शनिवार सुबह 8:30 बजे देखना ना भूलिए। अक्षय ऊर्जा, नमस्कार।